हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कात्या किड्स लर्न विद फन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 से चैप्टर 10 ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 1, जिसमें हम बात करेंगे गवर्नेंस से रिलेटेड। मतलब हमारी गवर्नमेंट कैसे रूल करती है उससे रिलेटेड इस पूरे चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए लेट्स प्रोसीड टू दिस चैप्टर। राजानां धर्मगोप्तारम धर्मो रक्षति रक्षिता। इसका मतलब होता है, ये एक संस्कृत का स्लोगन है जो महाभारत से लिया गया है। इसका मतलब है द रूलर प्रोटेक्ट्स धर्मा एंड धर्मा प्रोटेक्ट्स दोज हु प्रोटेक्ट इट। कहने का मतलब है कि जो राजा है वो धर्म की रक्षा करता है और धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म को बचाने की कोशिश करता है। मतलब यहाँ पर गिव एंड टेक वाला प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। अगला जो हमारे पास कोटेशन है वो है रिगोबर्ता मेंजो तुमका, देर इज़ नो पीस विदाउट जस्टिस। इन्होंने बोला है कि कोई भी जगह पर शांति नहीं हो सकती अगर वहाँ न्याय नहीं होता। नो जस्टिस विदाउट इक्वालिटी, और जस्टिस भी नहीं मिल सकता अगर इक्वालिटी यानी बराबरी नहीं है। नो इक्वालिटी विदाउट डेवलपमेंट, वहाँ पर जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होता वहाँ बराबर का भी बात नहीं होता, यानी समानता का भी अधिकार नहीं होता। नो डेमोक्रेसी विदाउट रिस्पेक्ट टू द आइडेंटिटी, और जहाँ पर किसी की आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट नहीं की जाती वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। एंड डिग्निटी ऑफ कल्चर एंड पीपल, यहाँ पर लोगों के कल्चर्स और लोगों की डिग्निटी के बारे में भी ध्यान नहीं दिया जा सकता। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे गवर्नेंस के बारे में। बगल में जो राइट साइड में QR कोड दिया गया है उसको स्कैन करके भी आप इस चैप्टर के बारे में चीज़ों को समझ सकते हैं। बेसिकली इन QR स्कैनर में हमारा कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो मल्टीपल चॉइस में हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस, यानी शासन। गवर्नेंस का मतलब क्या है, व्हाट डू यू नीड वाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट, हमको गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है। एंड वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इन तीनों टॉपिक्स पर यानी इन तीनों क्वेश्चंस पे हम पूरे चैप्टर पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आगे चैप्टर में बढ़ते हैं। एक इमेज दिया गया है, एक इमेज है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जहाँ पर लेजिस्लेटिव, लॉ, डेमोक्रेसी, गवर्नेंस, असेंबली, है ना, इस तरीके के टर्म्स को यूज़ किया गया है और ये सारे टर्म्स हमारे इस चैप्टर में आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है। Human beings have been living in communities for a long time. When a large number of people live together, there can be disagreement and disorder, and rules become necessary to maintain order and harmony in the society. अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में बता रहा है कि जब लोगों ने रहना शुरू किया, ठीक है, तो जब एक साथ रहना शुरू किया तो बहुत सारे लोग एक कम्युनिटी में रहने लगे और लंबे समय तक रहने लगे। तो जब लंबे समय तक ज़्यादा लोग एक साथ रहते हैं वहाँ पर विवाद भी हो सकता है, मतलब लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, और इसीलिए वहाँ पर रूल बनाना इम्पोर्टेंट हो जाता है, ज़रूरी होता है। कोई नियम कानून बनाना ज़रूरी हो जाता है ताकि सोसाइटी में हार्मनी यानी शांति बनी रहे। ठीक है, अगले पैराग्राफ में हम बढ़ते हैं। देयर आर प्रोबेबली सम सिंपल रूल्स एट होम दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो. The school where you study has rules too, some for student, other for teacher. In higher classes, student appearing for examination must follow certain rules. Drivers on the road are expected to obey traffic rules. People employed in all kinds of job
also need to follow the rules set by their employer, while the employer must also follow rules which they have committed to their employees. तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि किसी चीज़ को रूल करने के लिए कहीं भी डिसएग्रीमेंट ना हो, लॉ एंड ऑर्डर का डिसऑर्डर ना हो, इस तरह से हम किसी भी सोसाइटी में जब हम रहते हैं तो हम सिंपल रूल्स बना करके उसको फॉलो करते हैं. जैसे आपके भी अपने घरों में कुछ कुछ रूल्स होंगे, राइट. ये रूल्स क्या होंगे? जैसे आप अगर बच्चे हो तो आप बच्चे के अकॉर्डिंग रूल्स होंगे कि टाइम पे उठना है, स्टडीज़ करनी है, आपका डिनर लंच ब्रेकफास्ट करना है ना, और आपको खेलने जाना है ना. तो इस तरीके के जो सिंपल रूल्स होंगे वो घरों में फॉलो किए जाते हैं. ठीक उसी तरीके से कुछ रूल्स स्कूल्स में होंगे, है ना, और जो रूल्स होंगे वो स्टूडेंट्स के लिए होंगे और फिर कुछ रूल्स टीचर्स के लिए होंगे, है ना बेटा. तो इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं हायर क्लासेस में, तो आपके एग्ज़ामिनेशन में और हायर क्लासेस के एग्ज़ामिनेशन में फ़र्क हो जाता है ना. उनको अलग अलग रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. उसी तरीके से ड्राइवर्स को रोड पे अगर चल रहे हैं तो ट्रैफिक रूल फॉलो करना होता है. और जैसे लोग जॉब करते हैं तो वहाँ पर जॉब के जो सिनेरियो है, जो एस्पेक्ट्स बनाए गए हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उसको फॉलो करना होता है. कोई जो नौकरी दे रहा है, एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉयज़ को नौकरी दे रहा है, तो एम्प्लॉयर को जो जो कुछ रूल बना रखा है वो एम्प्लॉयज़ को फॉलो करना होता है ना. तो इसी तरीके से हमने अभी देखा छोटी छोटी जगहों पे हमको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं. व्हाट वुड हैपन इफ़ नो वन फॉलो दोज रूल्स? अगर क्या हो कि कोई रूल कोई फॉलो ही ना करे, है ना, तो हमारी जो सोसाइटी हो जाएगी एक जंगल राज हो जाएगी. यहाँ पर एक दूसरे से सब लड़ते भिड़ते रहेंगे, है ना. तो इसीलिए इस रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाया गया ताकि लोग उसको फॉलो करके हारमोनी और पीस लाइफ जी सकें. ठीक है. अ सिंपल आंसर इज दैट सोसाइटी वुड नॉट एबल टू फंक्शन. अगर इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो कोई भी सोसाइटी उसको प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी. सब एक दूसरे से लड़ते रहेंगे. अब अगला हम देखते हैं क्या है. डिस्क्राइब द टू पिक्चर्स गिवन इन फिगर 10.1 ऑन पेज 151. व्हाट डिफरेंस डू यू सी बिटवीन देम? तो चलिए हम पेज नंबर 151 पे चलते हैं. ओके, ये देखिए, ये इमेज है ना. तो इनमें से कोई दो इमेज के बारे में हमको बतानी है. आसान है, किसी भी दो इमेज के बारे में हम बता सकते हैं. दो इमेज देखिए, एक ऊपर दी हुई है ना, जहाँ पर सभी लोग ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, है ना. फुटपाथ पे चल रहे हैं, गाड़ियाँ रोड्स पे चल रही हैं, रेड लाइट येलो लाइट फॉलो होकर के चल रही हैं, राइट बच्चे. और दूसरी इमेज में देखो, कोई किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है. तो कौन सी इमेज आपको अच्छी लग रही है, ऊपर वाली या ये नीचे वाली? मुझे तो लगता है ये जो ऊपर वाली इमेज है वो एक पीसफुल इमेज है ना. इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही. लेकिन जो दूसरे नंबर की इमेज है ना, इससे देखो कितनी प्रॉब्लम हो रही है. कहने का मतलब कि जो ये वाली इमेज है, वो कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है. देख रहे हो आप इस इमेज में, है ना. तो इस इमेज में बहुत गंदगी दिख रही है, इसलिए हमको इस तरीके की चीज़ों को फॉलो नहीं करना होगा. ठीक है. देखो ये वाली जो इमेज दिख रही है, सब आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा झंझट हो रहा है ना. और वैसे ही अगर हम आगे बढ़ें तो जो ऊपर वाली इमेज है, देख रहे हो आप, ये जो ऊपर वाली इमेज है कितनी कूल इमेज है ना. सब लोग अपना शांति से काम कर रहे हैं. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर हमको डिफरेंस दिख गया, राइट. अब ये देखिए, ये कुछ पिक्चर दिख रही है
इसमें सभी लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, फिगर 10.2। तो चलिए आगे के हम क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ डू यू कनेक्ट दिस विथ आवर डिस्कशन ऑन रूल्स? इसको क्या आप इस इमेज को कनेक्ट कर पा रहे हैं? यस, हम बिल्कुल इस इमेज को कनेक्ट कर पा रहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि फर्स्ट इमेज में रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके लोग चल रहे हैं, तो कितने अच्छे से चल रहे हैं, और सेकंड इमेज में लोग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सब आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सम ऑफ द रूल्स इन योर स्कूल, हु मेड देम? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके स्कूल में कुछ रूल्स होंगे, है ना? आपके स्कूल में कुछ रूल्स होंगे ना, जैसे आप टाइमली पहुँचना है आपको स्कूल में, प्रेयर का टाइम ये है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, है ना? तो ये सारे रूल्स हैं। हु मेड देम? इन रूल्स को कौन बनाता है? जो हमारे प्रिंसिपल अथॉरिटी होती है वो हमारे इन रूल को बनाती है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हु मेक द रूल्स एंड वाई? हाउ आर दे मेड? पूछा है क्वेश्चन, ये रूल्स कौन बनाता है और क्यों बनाता है, और ये रूल्स कैसे बनते हैं? दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। और ये क्वेश्चंस हैं जिनको कि हम इस चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन, ऑर्गेनाइजिंग द सोसाइटी लाइफ विद डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स एंड ensuring दैट दे आर फॉलोड इज कॉल्ड गवर्नेंस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि process of taking decision, organizing the society's life with different set of rules and ensuring that they are followed is called governance। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये पूरा गवर्नेंस है। डिसीज़न को लेना, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना, सोसाइटी की लाइफ को ऑर्गेनाइज करना अलग अलग रूल्स बना करके, और उन रूल्स को इंश्योर करना कि ये सभी रूल्स फॉलो हो रहे हैं, इसको हम कहेंगे गवर्नेंस। रिपीट करते हैं, डिसीज़न को लेना, सोसाइटी की लाइफ को ऑर्गेनाइज करना विद डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स, और देखना कि ये रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, इसको हम कहते हैं गवर्नेंस। ठीक है, द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और द सिस्टम दैट मेक्स द रूल्स एंड एंश्योर दैट दे आर फॉलोड इज कॉल्ड अ गवर्नमेंट। अब हमने देखा कि गवर्नेंस क्या होता है, अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या होता है। ठीक है, गवर्नेंस में हमने देखा डिसीजन लेना, सोसाइटी के लाइफ को मैनेज करने के लिए रूल बनाना और उन रूल्स को फॉलो करना, ये गवर्नेंस था। ठीक है, अब अगर हम देखें गवर्नमेंट के बारे में, तो लोगों का ग्रुप या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और द सिस्टम, या फिर कोई सिस्टम जो रूल्स बनाए और इंश्योर करे कि वो सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट। सम ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट रूल्स आर कॉल्ड लॉ। और कुछ ऐसे रूल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम क्या कहते हैं? लॉ कहते हैं। ठीक है, जो रूल्स इम्पोर्टेंट हैं उनको हम लॉ कहते हैं। राइट, अगर आपको नोट्स बनानी हो तो ये अंडरलाइंड कंटेंट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ओके, चलो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। अगले पैराग्राफ में हम चलते हैं। This doesn't mean that rules and laws are set once and for all. Just you might discuss a particular rule at home with your parent, or as a student body may ask the school or university management to change the rule. Citizens also have a say in the law and rule governing the society. We will see how this takes place. ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि कोई रूल अगर बन गया, कोई लॉ बन गया, तो एक बार बन गया तो बन गया, अब कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद हमको डिसीजंस चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे हमारे घर में आप जब छोटे होते हो तो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होते हैं, जब आप बड़े होते चले जाते हो तो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हो जाते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हो जाती हैं। आप छोटे रहते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है। ठीक है, उसी तरीके से जब आप यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचते हो तो वहाँ के रेगुलेशंस, सिटीजन्स होते हो तो वहाँ के रेगुलेशंस, ये सब कुछ चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। करेक्ट, तो इस इमेज को हमने डिस्कस कर लिया है 10.1 को। आगे चलते हैं।
Can you identify the categories of people, service or other activities that are presented in the 10 picture in figure 10.2 on page 152? यहाँ पर बोल रहा है कि 10.2 से इमेज ये क्वेश्चन है सारा का सारा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर को पूरा डिस्कस करते हैं। ठीक है। What role do you think the government play in each of these activities? And can you think of other aspect of your daily life where the government plays an important role? ठीक है, तो यहाँ पर देखो पूछ रहा है कि ये लोग कौन कौन से काम कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारे सभी हेल्पर्स हैं, जैसे आपने अपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा और हेल्पर्स के बारे में। तो ये सभी हमारे हेल्पर्स हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर हेल्थ फैसिलिटी नहीं होती है, ये वाला सेक्शन नहीं होता है, तो हम फिज़िकली बहुत परेशान हो जाएंगे, मेंटली बहुत परेशान रहेंगे, है ना। और अगर हम बढ़ते हैं आगे, तो ये वाली जो इमेज है, ये वाली इमेज भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है, देखो आगे अगर हमारे पास ट्रैफिक सिग्नल पे कंट्रोल करने के लिए नहीं होंगे तो दिक्कत है हमारे लिए। जब भी हमारा ये हजार्डियस सिचुएशन होता है, इस सिचुएशन से डील करने वाले लोग नहीं होंगे तो भी हमें प्रॉब्लम आएगी, है ना। हमारे पास अगर टीचर नहीं होंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे, चीज़ों को कैसे समझेंगे, है ना। जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना, लाइन बाय लाइन। अब आगे अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनेंगे, पोस्टमैन नहीं होंगे तो हमारे पास हमारे लेटर्स टाइमली नहीं पहुंचेंगे, अगर बैंक के कर्मचारी नहीं होंगे, बैंक एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे तो हमारे पास इनकम नहीं रहेगा, पैसे नहीं रहेंगे हमारे पास, है ना। क्या आपके डेली लाइफ में भी ये गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? यस, रूल्स बना करके गवर्नमेंट हमारे डेली लाइफ में भी इंटरफेयर करता है, और उस रूल को हम फॉलो नहीं करते हैं तब भी हमारे लिए हमारा गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है। अब इसको हम देखते हैं कैसे इंटरफेयर करता है। क्योंकि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, अगला है हमारा जो टॉपिक 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अभी। ऑल ओवर द वर्ल्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैव बीन ट्रांसफॉर्मिंग द वे सोसाइटीज फंक्शन। In India, till about 30 years ago, people who wanted to transfer money to a distant relative would have to queue up at the post office to send a money order after filling up a form. Or if they had to send the payment to some business, they would queue up at their bank to obtain a demand draft, which would then have to be sent by post. You have probably never heard these terms, money order or demand draft, because today we have digital means of sending across money instantly. अगर हम बात करते हैं 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के लिए, तो पूरे वर्ल्ड में डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ होने के पर हम सोसाइटी को ट्रांसफ़र कर लिए हैं बहुत अलग अलग तरीक़ों से, है ना। आज आप भी देख रहे होगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, कहीं भी आपको पेमेंट करनी होती है तो आप बहुत आसानी से पेमेंट कर लेते हो। लेकिन 30 ईयर्स पहले, आज से 30 साल पहले ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तब लोगों को जब पैसे ट्रांसफ़र करने होते थे अपने रिलेटिव्स को या अपने मम्मी पापा को, तो उनको पोस्ट ऑफिस से मनी ऑर्डर भेजना पड़ता था, है ना। और मनी ऑर्डर भेजने के लिए एक फॉर्म फिल करना पड़ता था, लाइन लगा करके वो फॉर्म फिल करते थे। या फिर जब किसी बिजनेस ऑफिशियल को पेमेंट करना होता था तो बैंक में लाइन बना करके डिमांड ड्राफ्ट फिल करते थे और पोस्ट से फिर उसे भेजा जाता था, है ना। इन सभी टर्म्स को, यानी मनी ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट को आपने सुना नहीं होगा, क्योंकि आप डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ करके पैसे को ट्रांसफ़र कर लेते हो। लेकिन आज से 30 साल पहले ये दोनों टर्म्स बहुत ही प्रचलित थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। However, this has also created a new class of criminals who, without even leaving their desk, find digital way of stealing people's money. This had led many governments to pass new law in order to fight such criminal activity called cyber crime. ठीक है, तो जब डिजिटली सारी चीज़ें हो गई तो एक नया क्लास ऑफ क्रिमिनल उभरा, है ना, एक नया ग्रुप उभरा जो अपने डेस्क को बिना छोड़े ही, बिना अपने जगह से मूव किए ही लोगों के पैसे चुरा लेता था, है ना। कई बार आपने देखा होगा फेक लिंक्स आ जाते हैं और जो लोग नई चीज़ों को समझते हैं वो अननोइंगली उस लिंक को क्लिक कर देते हैं। फिर डेटा पासवर्ड मांगते मांगते वो आपके बैंक डिटेल को भी मांग लेता है और आप उसे भर देते हो,
है ना। तो ये क्या हो जाता है कि उनको सारी जानकारी पहुंच जाती है और वो डिजिटली अपने अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफ़र करा लेते हैं, है ना। तो ये सभी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टरबेंस होता है। इस चीज़ को क्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉ बनाया क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, और उसका नाम रखा साइबर क्राइम। ठीक है। सम ऑफ दोज क्रिमिनल हु बिलीव इन रॉबिंग इनोसेंट पीपल ऑफ देयर हार्ड अर्नड मनी इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर स्किल टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी हैव बीन अरेस्टेड एंड कन्विक्टेड इन कोर्ट। They are usually fined as well as jailed for some years. जो क्रिमिनल्स इतने मेहनत से काम करने वाले लोगों के पैसे चुरा लेते हैं, इनोसेंट पीपल के, है ना, बसर बिना अपने स्किल को यूज़ किए हुए सोसाइटी में, वो अरेस्ट किए जाते हैं और कोर्ट में उनकी पेशी होती है। दे आर यूजुअली फाइंड एज वेल, है ना, उनको फाइन भी लगाया जाता है और कुछ समय के लिए जेल भी भेजा जाता है, कुछ सालों के लिए। Through this example, we can see how the three branches of the organs of government work together. और इससे हम पता लगा लेते हैं कि हमारे जो तीनों ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के कैसे काम करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं हमारे तीनों ऑर्गन्स को, है ना। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग रोल होता है, उसी तरीके से गवर्नमेंट में भी अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग रोल होते हैं। ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेगिस्लेचर, ठीक है, पहला ऑर्गन है गवर्नमेंट का, वो है लेगिस्लेचर। तो लेगिस्लेचर इज द ऑर्गन दैट मेक्स न्यू लॉ और लेगिस्लेट। ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि लेगिस्लेचर गवर्नमेंट का वो ऑर्गन है जहाँ पर लॉज बनाए जाते हैं। ठीक है। समटाइम्स इट ऑल्सो अपडेट और रिमूव्स एग्जिस्टिंग लॉ। कभी कभी ये क्या करती है कि कुछ लॉज को जो पहले से बने हुए हैं उनको अपडेट करती है या फिर चेंज करती है। दिस इज़ डन बाय एन असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो असेंबली है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो सारे चेंजेस लेके आते हैं। विल सी सून हाउ द इंडियन सिस्टम वर्क। हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया का सिस्टम रन करता है। आपको अगर इतना इंतज़ार नहीं हो सकता ना, तो लोकसभा और राज्यसभा चैनल को खोल लीजिए। आप यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा चैनल को, या फिर जब सेशन चल रहा होता है तो न्यूज़ चैनल्स में भी सेशन को रन करते हुए दिखाया जाता है ना। तो यहाँ पर ये सभी चेंजेस लिए जाते हैं। ओके। अब इसी दौरान आप मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला सेक्शन है, अगला ऑर्गन है हमारे गवर्नमेंट का, एग्जीक्यूटिव। ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव इज द ऑर्गन दैट इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट्स द लॉ, है ना। तो एग्जीक्यूटिव क्या होता है? गवर्नमेंट का वो ऑर्गन होता है जो लॉज को एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने का मतलब लागू कराता है ना। जैसे लेजिस्लेटिव ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को ये बॉडी ऑर्गन लागू करेगा, है ना। दिस इंक्लूड्स द हेड ऑफ स्टेट, who may be a president, a prime minister or a chief minister, the ministers and any agency responsible for enforcing law and order. इनमें से ये कोई भी हो सकते हैं, है ना। एक प्रेसिडेंट हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, चीफ मिनिस्टर हो सकता है ना। और इन्फोर्सिंग जो एजेंसी होती है, जो लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करने के लिए बनाई गई, जैसे पुलिस बनाई गई है, ये भी इनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव ऑर्गन क्या होता है? जो भी लॉज बनाए गए हैं, लेजिस्लेटिव ने बना करके इनको दिए हैं, उनको लागू कराना, यानी उनको एग्जीक्यूट कराना, उनको वर्किंग वे में लेके आना, है ना। जैसे आपके घर में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? आप करते हो, है ना। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया वो मम्मी पापा हो गए, और जो एग्जीक्यूट करने वाला हो गया वो आप हो गए, है ना। उसको आप उस रूल्स एंड रेगुलेशन को एग्जीक्यूट करते हो। ठीक है। Now, the third organ of the body is the judiciary. Judiciary is the system of court which decides whether someone has broken the law, and if so, what course of action should be taken, including punishment if necessary.
जुडिशरी एक ऐसा कोर्ट का सिस्टम है और ये हमारा गवर्नमेंट का थर्ड ऑर्गन है। कोर्ट का ऐसा सिस्टम है जिन्होंने लॉज तोड़ी हैं, किस तरीके का लॉ तोड़ा है, कितना एक्शन लिया जाना चाहिए, इसमें कितने पनिशमेंट होने चाहिए, ये सब डिस्कस करता है। Sometimes it also examine whether a decision taken by the executive is right or whether a law passed by legislature is well convinced and fair to all। कहते हैं कि इसके पास एक और काम होता है। पहला तो मैंने बताया कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ता है उससे रिलेटेड पनिशमेंट और क्या क्या एक्शन लिए जाना चाहिए उसके बारे में है ना। और भी ये काम करता है कि जो भी एग्जीक्यूटिव ने डिसीज़न को रन कराया है वो कितना रन कराया है उसको भी एग्जामिन करता है, या फिर लेजिस्लेचर ने जो रूल पास किया है वो रूल लोगों के बीच में कन्विंस्ड है, फेयर है, अच्छा है कि नहीं है, इसके लिए भी देखता है। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं इसको डिटेल में आप अपने बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे, जिसको बोलेंगे पावर शेयरिंग। ठीक है, पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को और चेक एंड बैलेंस के कॉन्सेप्ट को आप आगे क्लास में पढ़ेंगे, पर फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता दूँ पावर शेयरिंग का मतलब है ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ अपने अपने पावर शेयर करेंगे कुछ कुछ टॉपिक्स पे। ठीक है, और चेक एंड बैलेंस हमारा जुडिशरी करता है जो दोनों ऑर्गन को बैलेंस करके रखता है। ठीक है, वो दोनों ऑर्गन्स को बताता है कि आप अपने फील्ड एरिया से बाहर नहीं जाओगे, आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं उससे बाहर नहीं जाओगे। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन से बाहर जाओगे तो यहाँ पर आपको जुडिशरी वार्न करेगी। ठीक है, देखो यहाँ पर आपके बारे में को आपके बुक में भी बताया है सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में, तो चलो इसे हम पढ़ते हैं। इन एनी गुड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस दिस थ्री ऑर्गन्स मस्ट बी केप्ट सेपरेट। ठीक है, किसी भी अच्छे गवर्नेंस में ये तीनों ऑर्गन को सेपरेट रखा जाता है, ऑल्दो दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड वर्क टुगेदर, है ना, पर फिर भी ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करने का सिनेरियो भी कई बार बनता है और साथ काम करते हैं। दिस सेपरेशन इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर, है ना, इसी सेपरेशन को हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर यानी पावर शेयरिंग। इट इज़ इंटेंडेड टू प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। अभी जो मैंने बताया वो इसलिए ऐसा किया जाता है कि एक दूसरे को चेक करें और बैलेंस बना रहे। दिस मीन्स दैट ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन चेक व्हाट द अदर इज डूइंग एंड रिस्टोर बैलेंस। और इसका कहने का मतलब ये है कि ईच ऑर्गन गवर्नमेंट का एक दूसरे को चेक करता है और बैलेंस को रिस्टोर करके रखता है। वन ऑर्गन एक्ट बियॉन्ड इट्स एक्सपेक्टेड रोल, है ना, अगर कोई ऑर्गन अपने एक्सपेक्टेड रोल से बाहर जाके काम करता है तो इस चीज़ को वो चेक किया जाता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे बीच में गवर्नेंस है, यहाँ पर देखो जुडिशियरी और लेजिस्लेचर दोनों के बीच में इंटरकनेक्टिविटी है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में इंटरकनेक्टिविटी आप यहाँ पे देख पा रहे होगे इस इमेज में, है ना, ये देखो एरो बनाया है, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में है, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी के बीच में है, यानी ये जो तीनों ऑर्गन्स है तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, और अगले पार्ट में यानी पार्ट 2 में हम देखेंगे 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो चलिए, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। Please do like, share and subscribe to my channel. Stay connected with me for the next part. Bye for now and thanks for watching.